है दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे भारत में डचों का आगमन। तो देखो होता क्या है, पुर्तगालियों के बाद डचों ने भारत में अपने कदम रखे। मतलब क्या है, सबसे पहले भारत में प्रवेश करने वाले कौन थे? पुर्तगाली। अब इनके बाद कौन आया था भारत में? प्रवेश किया था डचों ने प्रवेश किया था, ठीक है। हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड, मतलब प्रेजेंट डे में अगर हम बात करें, हॉलैंड को ही क्या बोलते हैं? हम नीदरलैंड बोलते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते ना, निवासी रहते, इसको क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हॉलैंड है, ये इन देश का पुराना नाम है। प्रेजेंट डे में, वर्तमान की अगर बात करें, हॉलैंड को ही हम नीदरलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, इनको डच बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। ध्यान। पुर्तगालियों की समृद्धि देखकर डच भी इंडोनेशिया, भारत और श्रीलंका की ओर आकर्षित हुए। अब इसका मतलब क्या है? तो देखो, पहले मैप पर देख लो कि नीदरलैंड है कहाँ पर। तो देखो, ये हो गया नीदरलैंड, ठीक है। ये जो मैं रेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये लोकेशन जो है नीदरलैंड की है। अगर आप जूम करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है, और ये है पुर्तगाल। अब पुर्तगाल क्या करता है, इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज करता है 1498 में। और क्या करता है, फाइनली 1498 में पुर्तगाल जो है इंडिया में प्रवेश कर जाता है। जैसे ही ये इंडिया में प्रवेश करता है तो इंडिया में फैक्ट्रियां वगैरह लगाता है और इंडिया से जो है ट्रेड करना शुरू करता है। चाहे फिर वो गर्म मसाले हो, चाहे फिर वो कपड़े हो, जो भी वस्तु है, जो अब ट्रेड करना शुरू करता है, ठीक है। इंडिया से बोल लो या साउथ ईस्ट एशिया से बोल लो। अब पुर्तगाल क्या करता था, इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से मसाले या सामान जो है अपने देश लेकर जाता था पुर्तगाल। मान लो इंडिया से अगर इसने 100 रुपए का सामान लेकर गया है, ठीक है, तो पुर्तगाल में कितने का बेचेगा? 160 का बेचेगा। मतलब 60 रुपए जो है इसको प्रॉफिट हो रहे थे। अब इससे क्या हो रहा था, पुर्तगाल की जो इकोनॉमी है ना, ये ग्रो कर रही थी। यहाँ के लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है बढ़ रही थी। तो इसीलिए ये जो पुर्तगाल की समृद्धि बढ़ रही थी ना, इससे जलने लगते बाकी अदर यूरोपियन कंट्री। और ये भी जो है ना, भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, भारत के साथ जो है, भारत में जो है प्रवेश करना चाहते हैं। चाहे फिर वो फ्रांस हो, चाहे फिर वो नीदरलैंड हो, चाहे फिर वो यूनाइटेड किंगडम हो, ये सब जो है ना इंडिया में प्रवेश करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक रीजन तो ये होता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, पुर्तगाल से जो जलने लगते हैं, इसीलिए जो है नीदरलैंड भी भारत में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि मान लो, हाँ, एक रीजन ये हो गया है, ठीक है। देन सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन ये है कि ये जो पुर्तगाल है, ठीक है, और ये जो स्पेन है, ये जो है नीदरलैंड को मजबूर कर देते हैं भारत आने के लिए। क्यों? क्योंकि होता क्या है, देखो, आरंभ में डच व्यापारियों को गरम मसाले के व्यापार के लिए पुर्तगालियों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे पुर्तगाल के लिस्बन बंदरगाह से गरम मसाले खरीद कर यूरोप के अन्य देशों को उपलब्ध कराते थे। इस प्रकार यूरोप में गरम मसालों की आपूर्ति मुख्यतः डचों द्वारा की जाती थी। अब इसका मतलब क्या है, देखो, ये हो गया पुर्तगाल। अब इसकी राजधानी क्या है? लिस्बन है, ठीक है। लिस्बन में एक बंदरगाह है। अब पुर्तगाल जो है इंडिया में प्रवेश कर चुके थे 1498 में। इन्होंने जो है इंडिया के साथ ट्रेड भी करना शुरू कर दिया था। अब क्या करते थे डच लोग या डच व्यापारी? देखो, पुर्तगाल क्या करते था, इंडिया से या साउथ ईस्ट एशिया से मसाले कहाँ पर लेकर जाता था? ये जो है अपने देश पुर्तगाल लेकर जाता था। मान लो 100 रुपए के यहाँ से लिए, तो यहाँ पर जो है पुर्तगाल जो है 160 में बेचेंगे, ठीक है। तो होता क्या था, नीदरलैंड जो है इंडिया आने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि इनको जो है इंडिया का या साउथ ईस्ट एशिया का सामान किससे मिल रहा था? पुर्तगाल से मिल रहा था। ये नीदरलैंड क्या करते थे, इंडिया ना आकर ये पुर्तगाल जाते थे, ठीक है, लिस्बन बंदरगाह में। और इंडिया का या साउथ ईस्ट एशिया का जो 160 रुपए का सामान है ना, ये पुर्तगाल से खरीद लेता था। और ये क्या करता था, पूरे यूरोप में, मतलब फ्रांस को बेचेगा, जर्मनी को बेचेगा, पोलैंड को बेचेगा, डेनमार्क को बेचेगा, यूनाइटेड किंगडम मतलब ब्रिटिश को बेचेगा। ऐसे करके 160 का सामान ये 200 में लेता था पुर्तगाल से, और ये पूरे यूरोप में जो है 250 का बेचता था। अब इससे क्या हो रहा था, इससे जो है इंडिया को भी प्रॉफिट हो रहा था, मतलब इंडिया के व्यापारियों को, पुर्तगाल को भी प्रॉफिट हो रहा था और डच को भी प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि डच जो है पूरे यूरोप में जो है भारत का या साउथ ईस्ट एशिया का सामान जो है पुर्तगाल के माध्यम से जो है यूरोप में डिस्ट्रीब्यूट करता था। अब इस समय तक जो है नीदरलैंड या डच जो है पुर्तगाल पर डिपेंड है और इन्होंने जो है इंडिया में आने की कभी सोची नहीं। परंतु होता क्या है, अब ये कंडीशन जो है ना चेंज हो जाती है। ये जो ट्रेड रूट बना था, ये जो चेन बनी थी ना, बट द पॉलिटिकल चेंजेस इन द 16th century कंप्लीटली चेंज द नेचर ऑफ दिस ट्रेड। ये जो नेचर होता है ट्रेड का, इंडिया से लेकर पुर्तगाल और पुर्तगाल से लेकर जो है डच तक पहुंचता था ये सामान, ये चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, तो इसको भी हम समझते हैं। देखो, होता क्या है, 80 years वॉर होता है। 80 years वॉर किसके बीच में होता है? डच और ये स्पेन के बीच में। अब होता क्या है, ये जो स्पेन है ना, इसका कंट्रोल होता है नीदरलैंड पर। मतलब क्या है, नीदरलैंड जो है गुलाम होता है किसका? स्पेन का। मतलब स्पेन का जो है कब्जा होता है नीदरलैंड पर।
अब होता क्या है, स्पेन क्या करता है, यहाँ पर जो है ना नीदरलैंड में बहुत ज्यादा हाई टैक्सेशन लगा देता है। अब इससे क्या होता है, इससे जो है ना विद्रोह शुरू हो जाता है और नीदरलैंड के लोग कहते हैं कि देखो भाई, आप हमारे पे एक तो आपने हमको कॉलोनी बनाया है, आप जो है गलत तरीके से हम पर जो है रूल कर रहे हो, आपको जो है कोई अधिकार नहीं है टैक्सेशन लगाने का। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ के जो व्यापारी होते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं ना, ये अपनी आजादी प्राप्त करने के लिए, इंडिपेंडेंस प्राप्त करने जो कर लिए विद्रोह शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कि इंडिया में भी जो है किसका रूल था, ब्रिटिश का रूल था। अब इंडिया ने जो है 1947 में जाकर ब्रिटिश से आजादी प्राप्त की, इंडिपेंडेंस प्राप्त किया। परंतु इससे पहले भी जो है इंडिया के व्यापारी ट्रेड कर रहे थे, भला ही जो है इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का। तो उसी तरह स्पेन की कॉलोनी तो था नीदरलैंड, परंतु अब भी जो है व्यापारी स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे। परंतु इसी चक्कर में क्या किया नीदरलैंड सॉरी स्पेन ने, इस पर जो है हाई टैक्सेशन लगा दिए। इससे जो है यहाँ के लोग गुस्सा हो गए और इन्होंने जो है विद्रोह शुरू कर दिया और ये चाहते थे कि अब स्पेन से जो है आजाद होना चाहते थे। अब इसी चक्कर में क्या होता है, ये जो विद्रोह शुरू हो जाता है ना नीदरलैंड में, 1581 में जो है ना स्पेन से इनको आजादी मिल जाती है। मतलब मान लो कि ये पूरा नीदरलैंड है, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो विद्रोह शुरू होता है ना, इस विद्रोह विद्रोह कब शुरू होता है, देखो 1568 में विद्रोह शुरू होता है और फाइनली जाकर 1648 में 80 सालों बाद जो है ना ये नीदरलैंड को पूरी तरह से आजादी मिलेंगी। परंतु होता क्या है, 1581 में जो है ना इसका कुछ क्षेत्र जो है स्पेन से आजाद हो जाता है नीदरलैंड का। मतलब मान लो ये पूरा क्षेत्र है, तो आधा एरिया जो है लगभग लगभग नीदरलैंड वासी या डच व्यापारी जो है विद्रोह कर कर आजाद कर लेते हैं स्पेन से। अब होता क्या है, आधा एरिया अब भी जो है स्पेन के कंट्रोल में होता है। अब इसी चक्कर में क्या होता है, स्पेन क्या करता है 1580 के पास, मतलब 1580 के पास जो है क्या होता है, नीदरलैंड का आधा एरिया इनके हाथ से निकल जाता है, स्पेन के हाथ से। तो ये 1580 में क्या करता है, पुर्तगाल पर अटैक करता है, ठीक है। और पुर्तगाल को जो है अपने कब्जे में ले लेता है। अब इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से जो ट्रेड चेन बनी थी ना ये बाधित हो जाती है। क्यों, क्योंकि पुर्तगाल पर डिपेंड है कौन, नीदरलैंड या डच के लोग या डच व्यापारी इनसे ट्रेड कर रहे थे। परंतु इन्होंने क्या किया, 1581 में जो है कुछ एरिया जो है आजाद कर लिया स्पेन से। और स्पेन ने क्या किया, 1580 में जो है ये तो आजाद हो गया नीदरलैंड, परंतु पुर्तगाल पर कब्जा कर लिया। अब पुर्तगाल से ही तो ट्रेड कर रहे थे ना नीदरलैंड। अब इन्होंने सोचा कि देखो भाई, हमने जो है आधा एरिया जो है स्पेन से आजाद करवा लिया है और आधा एरिया अब भी जो है हमको आजाद करवाना है। और जो ये आधा एरिया होता है ना, ये 1648 में जो है पूरी तरीके से आजाद हो जाता है नीदरलैंड, ठीक है। तो ये सोचता है कि देखो भाई, अब तो हमको ट्रेड तो करना है। अब पुर्तगाल पर जो है स्पेन का कब्जा हो गया और हो सकता है कि स्पेन जो है पुर्तगाल को कंट्रोल कर सकता है। हो सकता है कि जो पुर्तगाल इंडिया से सामान ला रहा है या साउथ ईस्ट एशिया से मसाले ला रहा है ना, तो ये जो है हमको मिलना बंद हो जाएंगे। अगर ये मसाले हमको मिलना बंद हो जाएंगे तो हमारे व्यापारियों को प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा, हमारे देश को प्रॉफिट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो है हम अपनी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकेंगे, इससे जो है हम अपनी मिलिट्री पावर नहीं बढ़ा सकेंगे। अब ये मिलिट्री पावर क्यों बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि स्पेन के कंट्रोल में अभी भी आधा नीदरलैंड का एरिया होता है और ये भी जो है इनको आजाद करवाना होता है स्पेन से। तो इसलिए ये सोचते हैं कि अब हम पुर्तगाल पर डिपेंड नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि स्पेन का कंट्रोल हो गया है और इसको जो है कंट्रोल कर सकता है पुर्तगाल पुर्तगाल को स्पेन। तो इसीलिए नीदरलैंड का दुश्मन पुर्तगाल तो था नहीं, ठीक है। परंतु जैसे ही 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाता है ना, नीदरलैंड क्या करता है, स्पेन के साथ साथ जो है पुर्तगाल को भी जो है अपना शत्रु मान लेता है। इसी वजह से ये लोग सोचते हैं कि भाई अब इन पर डिपेंड ना रहकर हमको क्या करना चाहिए, इंडिया में इनकी तरह जो है डायरेक्ट पहुंचना चाहिए, मतलब इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करना चाहिए। इसी चक्कर में जो है ये इंडिया की खोज में निकलते हैं और ये जो है डायरेक्ट इंडिया नहीं आते, पहले ये जाएंगे इंडोनेशिया, देन इंडोनेशिया के बाद जो है ना ये भारत आएंगे, ठीक है। ये फैक्ट आप याद रखना। अब आपको जो है ये जो है टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि सबसे पहले डच इंडिया में क्यों आना चाहते थे। एक तो ट्रेड करने के लिए, क्योंकि पुर्तगाल की समृद्धि से ये जल रहे थे। और दूसरा रीजन क्या है, ये जो पुर्तगाल और स्पेन है ना, ये दोनों देश मजबूर कर देते हैं डच को इंडिया में प्रवेश करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। अब ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलो पढ़ते हैं इसको अब डिटेल में। तो देखो, ये टॉपिक मैं आपको समझा चुका हूँ कि 1580 में पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो जाता है। ध्यान, डच व्यापारियों को यह लगने लगा कि जब तक पुर्तगालियों के समुद्री शक्ति एवं आधिपत्य को समाप्त नहीं किया जाएगा, भारत द्वारा गरम मसाले की आपूर्ति संभव नहीं है। अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे अब इन्होंने क्या सोचा नीदरलैंड ने कि अब जो है इंडिया डायरेक्ट जाया जाए या साउथ ईस्ट एशिया अब डायरेक्ट प्रवेश कर कर जो है व्यापार किया जाए। परंतु ये जब इंडिया पहुंचेंगे या साउथ ईस्ट एशिया पहुंचेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इनको जो है यहाँ पर चुनौती नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि 1498 में जो है पुर्तगाली ऑलरेडी यहाँ पर प्रवेश कर चुके थे और यहाँ से ट्रेड कर रहे थे।
तो यहाँ पर जो है इनको जो है पुर्तगालियों से चुनौती मिलने वाली थी। अब ये जो है पुर्तगालियों को नीदरलैंड जो है अपना दुश्मन मान रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्पेन के साथ जुड़ गया था। अब नीदरलैंड ने सोचा कि अगर हमको गरम मसाले चाहिए यहाँ के, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया के, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो समुद्र पर नियंत्रण बनाए रखा है पुर्तगालियों ने, यहाँ से इनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही जो है ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा है। देन अब देखो होता क्या है, सर्वप्रथम 1596 ईस्वी में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन एक व्यापारिक बेड़ा लेकर इंडोनेशिया के रास्ते बेंटम क्षेत्र में पहुंचा। डचों का पहला जहाज अफ्रीका और इंडोनेशिया के रास्ते भारत पहुंचा। ठीक है, मैंने ये आपको बताया था पहले कि क्या होता है। अब जो है ये पुर्तगाल पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। अब ये क्या करते हैं, भारत में डायरेक्ट प्रवेश करना चाहते हैं, परंतु ये भारत में डायरेक्ट नहीं आते, पहले भारत में नहीं आते। ये अफ्रीका के रास्ते होते हुए ये कहाँ पर जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे। देन इसके बाद जो है ना ये भारत में आएंगे। ठीक है, अब ये इंडोनेशिया क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पुर्तगाली ट्रेड तो कर रहे होते हैं, परंतु यहाँ पर जो है मिलिट्री पॉइंट से जो है ना पुर्तगाली मजबूत नहीं होते। तो इसी का फायदा कौन उठाता है, इसी का फायदा डच या व्यापारी उठा लेते हैं और यहाँ से जो है पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं। मतलब यहाँ से पुर्तगालियों को हटाकर जो है यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। अब भारत में तो ये अपने आप को मजबूत नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत में पुर्तगाली बहुत स्ट्रांग थे स्टार्टिंग में। तो इसीलिए इंडोनेशिया में सबसे पहले जो है डच अपने आप को स्ट्रांग करेंगे। जैसे ही इंडोनेशिया पर कब्जा होगा तब जाकर जो ये भारत में प्रवेश करेंगे। ठीक है, देन अब देखो होता क्या है, ये जो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन है ये या इंडिया बोल लो या साउथ ईस्ट एशिया बोल लो, कब आता है, 1596 में आता है। ठीक है, तो होता क्या है, ये जो जब 1596 ईस्वी में आता है, ये जो है पूरी साउथ ईस्ट एशिया की कंडीशन देख लेता है और इसको लगता है कि देखो भाई, अगर हमको इंडिया पर या साउथ ईस्ट एशिया पर अगर हमको कब्जा करना है या अपनी फैक्ट्रियां वगैरह स्थापित करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है एक फैक्ट्री स्थापित करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डच फैक्ट्री स्थापित होने से पहले क्या होता था, 1596 में बोल लो या 1600 के पहले पहले होता क्या था, डच व्यापारी जो है स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे थे। मतलब मान लो ये एक व्यापारी है, ये एक बी व्यापारी है, एक सी व्यापारी है, एक डी व्यापारी है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये भी इंडिया में आएगा, सेपरेटली ट्रेड करेंगे। मतलब ए व्यापारी की एक कंपनी होंगी, बी व्यापारी की कंपनी होंगी, बी भी अपना ट्रेड सेपरेटली करेगा। इसी तरह सी व्यापारी की कंपनी होंगी, डी व्यापारी की कंपनी होंगी। तो इसमें क्या हो रहा था, ए को कभी प्रॉफिट हो रहा था, कभी लॉस हो रहा था, क्योंकि पुर्तगाली बहुत स्ट्रांग थे इंडिया में, कभी इनके जॉर्ज को लूट लिया जाता था। इस यही कंडीशन बी के साथ भी होती थी, यही कंडीशन सी और डी के साथ भी होती थी। तो इसीलिए जो 1596 में कॉर्नेलिस डी हाउटमैन इंडिया आता है, तो ये जब वापस जाता है तो ये बोलता है कि देखो भाई, हमें भारत पर या साउथ ईस्ट एशिया में अगर ट्रेड करना है या कब्जा करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है कंपनी बनानी पड़ेगी। तो इसीलिए ये डच सरकार को बताता है, ये कंपनी अगर हमने बना ली और ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, अगर ये व्यापारियों की कंपनी अगर मिलाकर हम एक कंपनी बनाते हैं, तो तब जाकर जो है हम पुर्तगालियों से भी टकरा सकते हैं और इसके ये जो पुर्तगालियों ने जो कब्जा करके रखा है साउथ ईस्ट एशिया में, इनको हम हटा सकते हैं। तो इसी कंडीशन में डच सरकार क्या करती है, 1602 में एक विशाल व्यापारिक कंपनी की स्थापना करते हैं। ये इनके नीदरलैंड में होती है। ठीक है, ये इंडिया में नहीं हो रही, ये 1602 में जो कंपनी की इस्टेब्लिश कर रहे हैं 1602 में, ये खुद के देश में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको जो है ये परमिशन देंगी डच सरकार 1602 में ये कंपनी स्थापित कर रही है। कंपनी का नाम क्या होता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। और बोलो ये कि देखो भाई, आप जो है इंडिया जाओ या साउथ ईस्ट एशिया जाओ और आप जो है ट्रेड कर सकते हो। तो 1602 में जो है डच संसद जो है एक अधिनियम पारित करती है और एक कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट करती है, जिसका नाम होता है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसका गठन विभिन्न व्यापारिक कंपनियों को मिलाकर किया गया था, जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए। मैंने ये बताया था ना कि ए व्यापारी था, बी व्यापारी था, सी व्यापारी था, डी व्यापारी था। ठीक है, इनकी सेपरेट कंपनियां भी थी और ये जो है सेपरेटली ट्रेड कर रहे थे, परंतु इसमें जो है डच सरकार को या डच व्यापारियों को लॉसेस फेस करने पड़ रहे थे। ये जो है पुर्तगालियों से जो है चुनौती जो है नहीं ले पा रहे थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाली बहुत स्ट्रांग थे, इनकी यूनिटी थी, परंतु इनकी यूनिटी नहीं थी। तो डच सरकार फाइनली क्या करता है, इन सबको मिलाकर ए बी सी डी को मिलाकर जो है एक व्यापारिक कंपनी बना देता है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। इससे क्या होता है, कई स्वतंत्र व्यापारी मतलब ए बी सी डी जो है इसमें आ जाते हैं और इसमें क्या होता है, इस वजह से जो है इनकी यूनिटी बढ़ जाती है और इनकी जो है ताकत बढ़ जाती है। तो अब क्या करेंगे, अब जो है इनकी ताकत बढ़ गई, अब ये जो है पुर्तगाली को इतनी धुलाई करेंगे कि पूछो मत। ठीक है, क्योंकि पुर्तगाली को भी जो है ये शत्रु मान रहे थे। क्यों? क्योंकि पुर्तगाल जो है स्पेन के कंट्रोल में था।
तो जब ये इंडोनेशिया में आएंगे या इंडिया में आएंगे तो पुर्तगाल जहां जहां पे होगा ना, इनकी बहुत पिटाई करेंगे डच लोग। तो देखो, इसका वास्तविक नाम ये था, ठीक है, ओरिंगडे ओस्टी इंडिश कंपनी। ये जो है डच का प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। यहाँ पर मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप पढ़ सकते हो तो ये पॉइंट जो है याद रख लेना। देन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की कुल आरंभिक पूंजी, मतलब स्टार्टिंग में इसकी कैपिटल क्या थी, 16,5 लाख जो है थी, गिल्डर में थी। देन डच संसद ने एक चार्टर बनाकर कंपनी को युद्ध करने, मतलब मेक अ वॉर कर सकती है, ट्रीटीज कर सकती है, इलाके जीत सकती है, और डच सरकार द्वारा उसे भारत सहित ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई थी, और किले भी बना सकती थी। किले बनाने का मतलब क्या होता था, यहाँ पर जो है गन होंगे, बारूद होंगी, मिलिट्री को जो सामान लगता है वॉर लड़ने के लिए, सब यहाँ पर होगा। इसी को बोला जा रहा था किले बनाना या फोर्टिफिकेशन, ठीक है। देन इस कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बाटिया बाटिया में स्थित था। मतलब क्या है, ये जो बाटिया बोलते हैं ये इंडोनेशिया में है, ठीक है, इसको ही इंडोनेशिया बोलते हैं। तो यहाँ कंपनी का पूर्वी केंद्र कहाँ पर था, इंडोनेशिया में। मतलब ये जो डच आए थे ना, डचों का मुख्य फोकस कहाँ पर था, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया या मसाले द्वीप जो बोलते हैं हम, यहाँ पर था, ठीक है। इनका फोकस इंडिया में नहीं था, क्योंकि इनको जो है गरम मसाले चाहिए थे। ध्यान देखो, अब क्या होता है, दस सरकार ने क्या कर दी, दस सरकार ने जो है 1602 में जो है अपने देश में जो है एक फैक्ट्री, सॉरी, एक कंपनी की स्थापना कर ली। इसका नाम क्या था, इसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। देन ये जो है 1602 में डच सरकार जो है डच व्यापारियों को परमिशन देते कि देखो भाई, जाओ आप इंडिया जाओ, साउथ ईस्ट एशिया जाओ, और वहां पर जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करो, पुर्तगाल को हटाओ, और हमारे देश की जो है इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। जब हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेंगे तो हम जो है मिलिट्री पॉइंट से अपनी मिलिट्री बढ़ा सकेंगे। तभी जाकर जो है स्पेन से भी जो है अपनी आधी जमीन जो इनको कंट्रोल में है ना, ये भी हम आजाद कर सकेंगे। तो 1602 में डच सरकार से इनको परमिशन मिल जाती है। अब डच क्या करेंगे, भारत आएंगे, साउथ ईस्ट एशिया में आएंगे, और ये जो है अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो देखो, डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए अनेक बस्तियों को व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। मतलब क्या था, 1498 में जो है पुर्तगाली आ चुके थे, अब ये जो है प्रेजेंस थे इंडिया बोल लो या साउथ ईस्ट एशिया में। तो ये क्या करेंगे, अब जैसे ही इंडिया में आएंगे इनको हटाना शुरू करेंगे पुर्तगाली को। ध्यान, सन 1605 में डचों ने अम्बोनिया यानी कि इंडोनेशिया में पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया था। देन 1605 ईस्वी में डच सेना नायक वादय गेहो ने आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। मतलब क्या है, इंडिया में जब ये आते हैं ना, इनकी इंडिया में पहली फैक्ट्री कौन सी होती है, ये हो गया मुसलीपट्टनम, ठीक है। 1605 में जो है डच जो है इंडिया में सबसे पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं। देन 1605 में ही जो है ना इंडोनेशिया में भी ये अपने इंडोनेशिया को भी जो है कंट्रोल में कर देते। यहाँ पर पुर्तगाली थे, पुर्तगाली को हटाया और इंडोनेशिया पर कब्जा कर लिया। देन पुलिकट भारत में उनका मुख्य केंद्र था। आगे चलकर नेगापट्टनम को मुख्यालय बना दिया। बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। मतलब ये देखो, ये हो गया पुलिकट, ठीक है। यहाँ पर जो है इनका मुख्य सेंट्रल था, कब तक, 1690 तक। और आगे चलकर इन्होंने क्या किया, नागपट्टनम या नेगापट्टनम को जो है 1690 में जो है कैपिटल को रिप्लेस कर दिया। तो यही ये पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा था। देन बाद में उन्होंने भारत के अन्य भागों में भी जो है अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उन्होंने पुलिकट में जो है 1610 में सूरत में स्थापित किए। देन 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में की गई थी। ये फैक्ट है, ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। एक बार पढ़ लो क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 1632 में जो है हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों को डचों ने हटाया। ध्यान, यहाँ पर क्या था, हुगली में जो है सबसे पहले पुर्तगाली थे, मौजूद थे, परंतु मैंने बताया कि पुर्तगाली दुश्मन थे डचों के, ठीक है। और डचों ने क्या किया, यहाँ से भी जो है पुर्तगालियों को हटाया। देन 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित किया। अब ये लोकेशन आप मैप पर देख लो, देखो ये हो गया यहाँ पर एक कासिम बाजार, यह हो गया हुगली, देन ये हो गया मुसलीपट्टनम, ये हो गया पुलीगढ़, ये हो गया नेकपट्टनम, देन ये जो है गया सूरत, ठीक है। ये सब लोकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। देन 1659 में तंजौर के तट पर जो है स्थित नेगापट्टनम, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूँ मैप में, ये हो गया नेगापट्टनम, ठीक है। ये कैपिटल भी बनती है आगे जाकर इनकी। देन चिंसुरा में 1653 में ये हो गया चिंसुरा, यहाँ पर है देखो, ये हो गया चिंसुरा, ठीक है। कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालेश्वर, नागपट्टनम और कोचीन में भी जो है 1653 में अपनी कोटियां स्थापित की।
देन ब्रिटिश और डच संधि। अब ये पॉइंट याद कर लो, क्यों? क्योंकि जो है 1667 में क्या होता है, डच और ब्रिटिश के बीच में संधि हो जाती है। क्यों? अब जो है 1608 के बाद जो है ब्रिटिश भी जो है इंडिया में प्रवेश करते हैं। मतलब सबसे पहले पुर्तगालियों ने प्रवेश किया, फिर डच ने प्रवेश किया, फिर ब्रिटिश ने प्रवेश किया था इंडिया में। तो होता क्या है, डच जो है पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा पिटाई कर रहे होते हैं, और ब्रिटिश को भी लगता है कि यार अभी जो है हम डच से अगर टकराए तो हो सकता है डच के माध्यम से हम जो है भारत से जो है हाथ धोना पड़े, या साउथ ईस्ट एशिया से जो है व्यापार से हाथ धोना पड़े। तो इसलिए ब्रिटिश क्या करते हैं, एक संधि कर लेते हैं डच से, क्योंकि डच जो है अभी इंडिया में बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। और ब्रिटिश कहते हैं कि देखो भाई, हम एक संधि कर लेते हैं, हम जो है मित्र बन जाते हैं। और क्या करते हैं, डचों ने भारत से और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया। मतलब क्या होता है, ये जो भारत पर ट्रेड करेंगे मुख्यतः कौन करेंगे, भारत पर जो मोनोपोली हासिल करने की कोशिश करेंगे कौन करेंगे, ब्रिटिश करेंगे। और भारत से जो है डच क्या करते हैं, बोलते कि ठीक है भाई, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो करो, यहाँ पर हम ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। और डच क्या बोलते हैं कि अंग्रेजों को बोलते हैं कि आपको जो है इंडोनेशिया में ज्यादा दखल नहीं करना है, इंडोनेशिया में जो कुछ भी होगा ना, ये डच मालिक होगा इसका, ठीक है? अगर यहाँ पर आपने इंटरफेयर किया तो हम भी जो है इंडिया में इंटरफेयर करेंगे। तो ये ट्रीटी हुई थी इन दोनों में। देन व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां मतलब फैक्ट्रियों की स्थापित किए। डचों की अधिकांश व्यापारिक फैक्ट्रियां पूर्वी तट पर थी, क्योंकि इंडोनेशिया भी से भी ये जुड़ी थी। क्या होता था, इंडोनेशिया में से ये जो ट्रेड कर रहे थे, गरम मसाले जो है खरीद रहे थे ना, तो इंडोनेशिया से जो है रिप्लेस करने के लिए अब पैसे चाहिए थे इनको। तो ये क्या करते थे, भारत से जो है वस्त्र लेकर जाएंगे, चावल लेकर जाएंगे, मतलब भारतीय जो वस्तु होती थी ना, ये जो है इंडोनेशिया लेकर जाते थे और भारतीय वस्तु इंडोनेशिया में बेचते थे। और यहाँ से जो है मसाले खरीद कर जो है अपने देश नीदरलैंड लेकर जाते थे, या डच लेकर जाते थे, ठीक है, हॉलैंड लेकर जाते थे। तो ये था इसके कहने का मतलब। ध्यान, भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़कर शेष बस्तियां अदुर्गित थी। मतलब इसका फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया था। मतलब पुलिकट में जो स्थित दुर्ग था या किला था ना, इसमें जो है इन्होंने आर्मी रखी थी, मिलिट्री इक्विपमेंट रखा था, मतलब जो भी सामान लड़ने के लिए रखता है, ठीक है। परंतु इंडिया में बाकी अदर जगह पर जितनी भी इनकी फैक्ट्रियां थी ना, यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री वगैरह रखी नहीं थी। इनका इंटरेस्ट जो है इंडिया में कम था, परंतु पुलिकट में जो स्थित फैक्ट्री थी, ये जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मानते थे। इसलिए यहाँ पर इन्होंने मिलिट्री वगैरह रखी, दुर्ग बनाया, यहाँ पर इनके लोग थे इसकी देखरेख करने के लिए, ताकि कभी कोई हमला हो जाए तो ये जो है पुलिकट को बचा सके, ठीक है। देन डचों ने पुर्तगालियों से संघर्ष कर उनकी शक्ति को क्षीण कर दिया। भारत के सभी महत्वपूर्ण मसाले उत्पादन के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। मतलब क्या होता है, पुर्तगाली जहां जहां पर जो है अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं इंडोनेशिया में या साउथ ईस्ट एशिया में ना, पुर्तगाली सॉरी डच जो है जब इंडिया में आते हैं ना, इंडिया से जो है इनको हटाना शुरू कर देते हैं। मतलब लगभग लगभग 90% जो है पुर्तगाली को हटा देते हैं ये डच, क्योंकि ये डच जो है पुर्तगाल को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये जो है स्पेन से जुड़ जाता है। तो एक रीजन ये भी होता है कि पुर्तगाल को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो किसने पहुंचाया, डच ने पहुंचाया। और इसी का फायदा किसको हो जाता है, इसी का फायदा जो है ब्रिटिश को हो जाता है, क्योंकि डच आधा काम कर चुके होते हैं और जैसे ही ब्रिटिश आते हैं ना, वो अपना आधा काम कर कर जो है पुर्तगाल को पूरी तरीके से जो इसका प्रभाव होता है ना इंडिया में, ये समाप्त कर कर खुद को जो है यहाँ पर इंडिया में जो है स्थापित कर लेते हैं। देन अब ये देखो, ये जो है ना पुलिकट, यहाँ पर जो इनका किला था, यहाँ पर जो इन्होंने मिलिट्री रखी थी, फोर्टिफिकेशन किया था, इसकी देखरेख करने के लिए लोग कभी भी मौजूद थे। परंतु अदर जगह की बात करें, बंगाल, बिहार बोल लो, या जो पटना में, कहीं पर भी जो है इन्होंने फोर्टिफिकेशन नहीं किया था, मिलिट्री वगैरह नहीं रखी थी। देन भारत के अतिरिक्त मतलब भारत के बाहर भी जो है ना, डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया था। मतलब कहाँ पर जमाया था, देखो 1605 में डचों ने इंडोनेशिया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देन डचों ने 1690 में जाकर्ता को जीतकर, ये जो है इंडोनेशिया में आता है, ये लोकेशन में आपको दिखाऊंगा, बाटविया नामक नगर की स्थापना की। देन 1690 ईस्वी में जो है मसाला द्वीप इंडोनेशिया पर भी अधिकार कर लिया। देन 1623 में जो है अम्मोनिया में डचों ने जापानी एवं अंग्रेजों की हत्या कर दी, जिसके पश्चात अंग्रेजों ने डचों को सीमित करना शुरू कर दिया। अब जो है अंग्रेजों को समझ में आ चुका था कि ये डच भी जो है कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए अंग्रेजों ने जो है प्लानिंग करना शुरू कर दी डचों को इंडिया से हटाने के लिए, क्योंकि ये कांड हो चुका था। देन 1641 में जो है मलक्का पर भी जो है पुर्तगालियों को हटाकर जो है डचों ने कब्जा कर लिया। देन
1658 में भी जो है श्रीलंका में भी जो है ना पुर्तगालियों का कंट्रोल था। यहाँ पे से भी जो है ना डचों ने जो पुर्तगाल की पिटाई कर कर यहाँ से भी इनको हटाया और 1658 में जो होगा श्रीलंका पर भी जो है कब्जा कर लिया पुर्तगालियों ने। देखो ये हो गया जाकर्ता, यहाँ पर है, ठीक है। देन ये हो गया मलक्का जिसको हम मलेशिया भी बोलते हैं, ये हो गया। देन ये हो गया इंडोनेशिया, ठीक है। देन ये हो गया मसाला द्वीप, इसको बोलते हैं, ये जो है इंडोनेशिया के कंट्रोल में आता है। देन ये हो गया श्रीलंका जो 1658 में कंट्रोल किया था ना। तो इन सभी जगह पर जो है किसका कंट्रोल था? पुर्तगालियों का कंट्रोल था, ठीक है। डचों ने जो है जैसे यहाँ पर प्रवेश किया ना, इन सभी जगहों से जो है पुर्तगालियों को हटाकर जो है अपनी मोनोपोली स्टेब्लिशमेंट कर दी थी। मतलब क्या है, अभी जो है यहाँ पर किसका कंट्रोल है? डच का कंट्रोल है। मतलब अभी जो है डच बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए जब भी ब्रिटिश इंडिया में प्रवेश करेंगे ना, तो ब्रिटिश की लड़ाई किससे होंगी? पुर्तगाली से होंगी, परंतु पुर्तगाली उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, परंतु इनकी मुख्य जो है मुख्य दुश्मन कौन होगा? डच होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में जो है ना कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है और ये दोनों जो है वॉर करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इंडिया जो इंडियन ओशन है ना, इस पर जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, इंडिया के ट्रेड पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, ये साउथ ईस्ट एशिया में जो है अपना ट्रेड पर जो है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए इन दोनों में जो है ना वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक जो है आपको समझ में आ चुका होगा। हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ये जो डच और ब्रिटिश जो एक दूसरे से भिड़ेंगे ना, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि इनकी कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है। तो ये वीडियो यहाँ पर हो जाता है दोस्तों समाप्त। थैंक यू फॉर विजिटिंग टू माय चैनल। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द मैक्सिमम। नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड वेरी सून, ठीक है। अगले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि डच इंग्लिश कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ था। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग।